सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। और आषाढ़ी पूर्णिमा की और आषाढ़ी एकादशी की, आज भाई एकादशी है और बड़ी महान एकादशी है। इस शुभ अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं और चलते हैं पंढरपुर। बिल्कुल चलते हैं, बधाई के साथ चलते हैं। विठ्ठल 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 माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीवरे जातीरी, आहे भीवरे जातीरी माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी। बाप आणि आई, बाप आणि आई माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी आहे भीमरे जाती। भाई ये खास जो भजन है जी पंढरपुर का, क्योंकि यहाँ पर एक यात्रा निकलती है और जो आज पूर्ण होती है और पंढरपुर लोग पहुँचते हैं, है ना? जी बिल्कुल। और बहुत ही विशाल ये यात्रा होती है और सब लोग बहुत उत्साह में भरे होते हैं, भगवान की पूजा आराधना में भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। और यहाँ पर लोग पैदल जाते हैं ना इस यात्रा के लिए, तो वो जी ये है देहू से संत तुकाराम और आलंदी से संत ज्ञानेश्वर की पालकी यात्रा निकलती है और पंढरपुर पैदल चल के पहुँचते हैं और आज एकादशी के दिन पहुंचते हैं, जैसा हमने कहा। बिल्कुल। और लगभग 21 दिन की ये धार्मिक यात्रा अलग अलग स्थानों पर रुकती है ताकि लोग दर्शन कर सकें। स्थान निश्चित होती है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कहाँ कहाँ रुकना है, कितने दिन रुकना है, सब स्थान निश्चित होता है। और अन्य स्थानों से भी मंजरी कुछ अन्य संतों की भी पालकी निकलती है। जैसा हमने कहा कि मुख्य जो है ये संत तुकाराम और ये जो ज्ञानेश्वर जी की निकलती है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य संतों की भी पालकी निकलती है जो मुख्य यात्रा में जुड़ जाती है और इस पालकी को डिंडी कहते हैं। क्या बात। और ये वैसे तो कहा जाता है कि ये 700 वर्ष से भी पुरानी ये परंपरा है जो चली आती है। और फिर जब जहाँ जहाँ ये पालकी पहुँचती है वहाँ मेले लगते हैं, जैसे स्थानीय तौर पर होता ही है। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें घोड़े दौड़ाना यानी रिंगन मनाते हैं और घोड़े दौड़ते हैं, उसके पीछे पीछे लोग दौड़ते हैं, तो एक उत्सव और एक उल्लास उत्साह का माहौल बन जाता है। बिल्कुल। और भगवान विठल की पूजा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और आंध्रा में की जाती है। और विठल भगवान का मुख्य मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है और इनकी पत्नी का नाम रखुमाई है। और पंढरपुर में भक्त भू बैकुंठ अर्थात पृथ्वी पर भगवान विष्णु का निवास स्थान मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा से भक्त यहाँ पर आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। बिल्कुल। और ये यहाँ पर एक और ख़ास बात है, ये ख़ास तौर से भक्ति संप्रदाय से जुड़ी हुई मान्यता है, ये प्रथा है। और वारकरी जिसका अर्थ होता है जो वारी करता है जी। और भौगोलिक रूप से जैसे तुमने अभी बताया कि महाराष्ट्र और इसके आसपास ये मनाया जाता है, इससे जुड़ी हुई बात है। वारकरी पंढरपुर के पीठासीन देवता विठल
जिसे यहाँ पर बिठोवा कहते हैं, बिठोवा के नाम से जानते हैं, और पूजा करते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि विट्ठल भगवान जो है वो विष्णु के अवतार माने गए हैं, कृष्ण का ही दूसरा रूप माना जाता है। और इस परंपरा में खास तौर से भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों की अगर हम बात करें तो इसमें संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ, संत तुकाराम और गोरा कुंभार, संत जनाबाई भी, सोचो उस जमाने में भी हमारी एक बहन संत जनाबाई बड़े सम्मान से नाम लिया जाता, वो भी संत हुई और इस परंपरा में जुड़ी रहीं। और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत भव्य मूर्ति और भव्य श्रृंगार होता है यहाँ पर फूलों का, जो रेणु जी देखते ही बनता है। तो और वैसे भी इस यात्रा में, इस पालकी यात्रा में जो एक बार आता है वो प्रतिवर्ष आता है। कुछ लोग बहुत पूरी यात्रा, वैसे तो अधिकतर लोग पैदल ही करते हैं, कुछ लोग नंगे पांव भी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी नंगे पांव उस तरह से जाना। और केवल ऐसा नहीं है, इसके संग संग कुछ लोग जो यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उनके पानी देना, भोजन आदि देना, खाने के पैकेट वगैरह बांटे जाते हैं ताकि वो इनकी यात्रा जो है वो सुगम हो सके और बहुत आसानी से वो अपनी यात्रा तक पहुंच सकें। तो कितना अच्छा लगता होगा। बिल्कुल। और कुछ लोग तो यहाँ तक, मंजरी, श्रद्धा की बात है कि कुछ लोग, जो लोग जा रहे होते हैं उनके पांव दबाकर इस तरह से भी सेवा देते हैं अपनी, और चाहते हैं कि जो भी जाना चाह रहा है, दर्शन करना चाह रहा है, वो कर ले। और कल रात की अगर हम बात करें तो रात 2:30 बजे से पंढरपुर में ये दर्शन शुरू हो जाता है और उसका आंखों देखा हाल दूरदर्शन पर भी दिखाया गया, हमारे राष्ट्रीय चैनल पर। और इस तरह से एक पूरी परंपरा चलती है और एक प्रसिद्ध तीर्थ है ये, तो अब तुमने जैसे बताया ही। और देवशयनी एकादशी, हाँ वो भगवान विष्णु की शयन कला माना जाता है और आज ही के दिन वो है। तो पुराणों के अनुसार इस दिन से 4 माह के लिए वे क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और इस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है और अगले 4 महीने तक ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। और भगवान, ये बात हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है। जी बताइए। और यही जो तुमने अभी बताया जी अच्छा। और हमारी एक बहन लिखकर भेज रही है कि देवशयनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस खास दिन को पद्मनाभा भी कहा जाता है। जब सूर्य का प्रवेश मिथुन राशि में होता है तो एकादशी आती है और इस दिन से ही चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु इस दिन आराम करते हैं, आराम करने के लिए क्षीर सागर में चले जाएंगे। ये अवधि 4 माह की होती है। जी। और रेणु जी, इस दिन व्रत, दान, स्नान की परंपरा है और तुलसी जी का वृक्ष जो है वो लगाना, पूजा करना, देना किसी को दान में, ये बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो चतुर्मास है, ये 4 मास के बाद जब देवोत्थान एकादशी आती है तो फिर तुलसी विवाह किया जाता है। आज जब लगाते हैं तो 4 माह तक इनका पोषण, उसी में तो गन्ने की पूजा की जाती है ना। बिल्कुल, उनका मंडप बनाया जाता है। तो ये सारी परंपराएं इसलिए बनी है मंजरी की, शायद इस समय जब 4 मास होते हैं, बारिश होती है, लोग एक दूसरी जगह सफर ना करें, यानी यात्रा ना करें। कोई भी धार्मिक कार्य इसीलिए नहीं होता है कि लोगों को आना जाना पड़ेगा, बिल्कुल, और दिक्कत होगी। खराब। जी, ये बिल्कुल सही चीज है। अरे ऐसी धार्मिक जो मान्यताएं हैं, जो बनी है, प्रथाएं बनी है, उनको हमें समझना भी चाहिए। वो हमारे आज की जीवन के लिए और पहले सभी के लिए सुरक्षा ही प्रदान करते हैं। बिल्कुल। तो रेणु जी, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। बिल्कुल। बनवारी मन
भाई ऐसा है ना कि एक यात्रा खत्म होती है तो बस दूसरी यात्रा की ओर बढ़ चलना चाहिए हमें। बिल्कुल बढ़ लेना चाहिए। और क्योंकि अब खेलों की बात होगी ना, खेलों के महाकुंभ की बात होगी, यानी ओलंपिक की बात होगी। हाँ। और हर 4 साल पर ये होता है। पिछले साल इस कोविड की महामारी से नहीं हो सका क्योंकि ये खेल का उत्सव, लेकिन अब जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन होने जा रहा है जी, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। बिल्कुल। और ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा और भारत की बेटी कहना चाहिए खिलाड़ी मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है और वे इस प्रतियोगिता का हिस्सा होंगी। जी हाँ, मनिका बत्रा, पहले तो उन्हें ढेर सारी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं पूरे देश की तरफ से। और सभी से हम ये भी गुजारिश करेंगे कि सभी इनके लिए और हमारे जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं उन सब के अच्छे प्रदर्शन के लिए और पदक जीतने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दें, उनका हौसला बुलंद करें। और मनिका बत्रा का जो जन्म है 15 जून सन 1995 को दिल्ली में हुआ और आपके पिताजी गिरीश बत्रा और माँ सुषमा हैं। मनिका 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। अपने भाई बहन को खेलते हुए देखकर मंजरी महज 4 वर्ष की उम्र में ही मनिका खेलने लगी थी। और होता है ना, माहौल मिल जाता है। बिल्कुल। और राज्य स्तरीय अंडर 8 टूर्नामेंट में एक मैच मनिका ने जीत लिया और फिर तो उन्होंने इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। और उनके कोच थे संदीप गुप्ता जी, और संदीप जी ने कहा कि तुम्हें अच्छा खेलना है तो उस स्कूल में प्रवेश लो जहाँ पर इसकी अच्छी सुविधा हो। तो इस तरह से उन्होंने सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए एक दिल्ली का जो स्कूल था वहाँ पर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर उन्हें वो सुविधाएं मिली जहाँ वो खेल सके। और बाद में ग्रेजुएशन उन्होंने दूसरे कॉलेज से किया। अब वे यहाँ अपना सारा ध्यान खेल पर देना चाह रही थी और ऐसा लग रहा था उनको रेणु जी की वो उतना ध्यान दे नहीं पा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने बीच में ही अपने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात है, किस तरह से त्याग करना पड़ता है अगर आपका कोई एक लक्ष्य सामने हो। और अगर हम बात करें कि किस तरह से इन्होंने और भी चीज़ों का त्याग किया, तो वहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इनकी खूबसूरती के कारण मॉडलिंग के प्रस्ताव इनके पास आने लगे, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जबकि बहुत ग्लैमर की दुनिया है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन प्रस्तावों को उन्होंने ठुकराया और जो खेल के प्रति उनका समर्पण था वो उन्होंने दिखा दिया। और जब वो 16 वर्ष की थी तो उन्होंने स्वीडन में पीटर कार्लसन अकादमी में प्रशिक्षण की छात्रवृत्ति को भी ठुकराया, क्योंकि इनका लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने साल 2008 में इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और फिर सन 2011 में मनिका ने चिली ओपन में अंडर 21 की श्रेणी में रजत पदक अपने नाम कर लिया, या यूं कहें कि देश के लिए प्राप्त कर लिया। और उन्होंने सन 2014 ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहीं। और इसके साथ ही 2014 के एशियाई खेलों में भी मनिका ने हिस्सा लिया और सन 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 मेडल उन्होंने और जीत लिए, और जिसमें महिला टीम स्पर्धा में सिल्वर पदक, जिसमें वे अंकिता दास और मौमा दास के साथ थी। महिला युगल प्रतियोगिता और महिला एकल में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था। यहाँ भाई बहुत सारी उपलब्धियां आपकी झोली में है और व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने कॉमनवेल्थ टेनिस में जीता। और दक्षिण एशियाई खेलों में सन 2016 में 3 स्वर्ण पदक आपने जीते। वहीं सन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में सिंगापुर की मियांग यू को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा होगा उस दिन उनको। और ये टूर्नामेंट मनिका के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने 4 स्पर्धाओं में 4 पदक जीते थे, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक शामिल था। और मनिका ने वर्ष 2011 में 16 वर्ष की आयु में विश्व की नंबर 6 खिलाड़ी जापान की कासुमी इशिकावा को हराकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। क्या बात है। टेबल टेनिस में आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए हमारी सरकार ने खेल मंत्रालय द्वारा मनिका बत्रा को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। और भाई हम जैसा कि पहले हमने बधाई दी, लेकिन फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी हम सभी की तरफ से बहुत सारी बधाई। और सुनते हैं एक गीत।
जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है राहों में जो भी आए वो बादल बन के मुश्किलों के उनको बता देना रे परे रहना रे जिंदा दिलों से हो अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू ये अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू जहाँ जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे भर ऐसी उड़ाने तू हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं कि इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है मुट्ठी में दुनिया सारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है उड़ जा अब तेरी बारी है भाई हर काम समय से होता है, जब बारी आ जाए तो काम कर लेना चाहिए। यहाँ पर इसको भाई जोड़ते हुए हम ये जरूर कहेंगे अपने साथियों से कि वैक्सीनेशन की अगर आपकी बारी आ गई है तो बिल्कुल चूकिएगा मत। ये बिल्कुल जरूरी बात है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे अपने अपने कह सकते हैं कि तर्क दे रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं, तो कृपा करके आपकी सेहत आपके हाथ में है तो जरा सा ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखें। और हमें ये ख्याल रखना है कि हमें बच्चों के बारे में ये है कि बताना है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ नहीं हमें ये बताना समय की बात है तो जब बच्चों की पढ़ाई का समय है तो पढ़ाई कर दे, लेकिन एक काम हम लोगों ने समय से नहीं बताया वो ये कि हम आगे आज करियर में बताएंगे कि प्रारंभिक पाठशाला में प्रवेश के लिए प्रशिक्षक भी एक करियर हो सकता है, और वहीं फन और फिटनेस हमारा आज एक विषय और है, और बच्चों में सदाचार की बातें इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये आज हमने थोड़ा बाद में किया है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, हम चले गए थे पंढरपुर, लेकिन बातें हो गई। और भजन हम बता दें अपने साथियों को कि जो हमने पहला भजन सुनाया वो फिल्म सांझ और सवेरा फिल्म से थी। उसके बाद हमने मैरी कॉम का गाना अभी जो सुनाया अभी। तो भाई अब चलते हैं स्कूल की ओर। तो बच्चों स्कूल की ओर नहीं चलेंगे, स्कूल जाने के वाले जो बच्चे हैं उससे पहले उन्हें जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके प्रशिक्षक बन सकते हैं। ये करियर की एक अलग विधा है, इसके बारे में आज हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और वो विधा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, समझाएं, देखभाल उनकी करें तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी। तो हम पहले खुद अच्छे से प्रशिक्षण ले करके हम अगर जाते हैं तब हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। और इस करियर में होता ये है कि बच्चों को ये बताया जाता है कि जब बच्चे प्रवेश के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत कोई बच्चे बहुत बौद्धिक स्तर पर अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन स्कूल जाने के नाम पर वो घबरा जाते हैं। तो विद्यालय जाने के समय प्रवेश से पूर्व उनकी तैयारी क्या हो, ये भी एक प्रशिक्षण का एक तरीका है। उसमें आप प्रशिक्षक बन सकते हैं। उसमें ये करना होता है कि बच्चे स्कूल में
जब उनका आजकल प्रवेश परीक्षा होती है, छोटे छोटे 2.5 साल 3 साल 3.5 साल के बच्चे उनको भी एक तरीके से इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, इंटरव्यू में बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो उसकी तैयारी करवाई जाती है। उसमें कुछ कुछ अलग अलग तरीके के चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के आगे टॉफ़ी रख दी जाती है तो वो लेकर उसको धन्यवाद बोलें या थैंक यू बोलें, ये सारे जो सदाचार हैं उन्हें सिखाए जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ उन्हें कुछ पोयम सिखा दी जाती है, गिनतियाँ सिखा दी जाती है, जिससे जब पूछा जाए तो बच्चे कम से कम वो बता सके, रंगों को पहचान सके, ये इस तरह की बातें बताई जाती हैं। ये जो कुशलता है, जैसे कि सामान्य ज्ञान या कोई आकार दिया जाता है या उन्हें ऐसे नहीं नंबर पूछा जाता है, हो सकता है कि उन्हें 4 ब्लॉक्स रख दिए जाएं और पूछा जाए कि ये कितने हैं। तो इस तरह से अचानक से या अलग तरीके से, व्यावहारिक तरीके से कुछ कुछ उनकी साक्षात्कार जो है उसकी तैयारी की जाती है। और उसके साथ साथ उठना बैठना, एक नियत जगह पर बैठना, या कहीं अपने विद्यालय में कक्ष से बाहर जाना है तो कैसे आपको अपने अध्यापिका से पूछ कर जाना है, आना है तो पूछना है, ये सारी चीज़ों की भी तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल, और जो इसमें प्रशिक्षण लेना चाहते हैं प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश हेतु प्रशिक्षक, तो उनके लिए हायर सेकेंडरी यानी 10+2 उनका पूरा होना चाहिए और कम से कम 50% के आसपास से, उससे ज़्यादा ही मार्क्स हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी उसके बाद उन्होंने परीक्षा पास करी हो, उनकी योग्यता के ज़रिए वो अपने इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। और ये पूरा एक पाठ्यक्रम होता है, आवेदक को पढ़ना पड़ता है। इसे पूर्णकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम कहा जाता है। और जो चाइल्ड केयर शिक्षा की बात है, इसमें प्री स्कूल, फैमिली डे केयर एजुकेशन में करियर बनाने के जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनके लिए जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से समझ पाते हैं, हर चीज़ बारीकी से सीख जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद। और इस कोर्स को करने के बाद जो जैसे हम कह रहे हैं चाइल्ड केयर एजुकेशन, या ये कह सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसका एक जो भी आप डिग्री लें, कहीं से डिप्लोमा लें या और भी जगह से कोर्सेज होते होंगे इसका प्रशिक्षण लेने के बाद पहली बात तो आपको पता हो जाता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है एडमिशन से भी पहले, या इसको कह सकते हैं प्री स्कूल एजुकेशन कह सकते हैं, पाठशाला कह सकते हैं। और इस कोर्स के करने के बाद आपको छोटे बच्चों के विकास, उनकी ज़रूरतें, उनकी मानसिक स्थिति को समझने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग ढंग से सोचता है, लेकिन उसको बहुत प्यार से और बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से संभालना होता है, क्योंकि बच्चे वैसे ही बड़े भोले से होते हैं। और अगर हमने उन्हें प्यार से नहीं समझाया या डांट दिया तो वो बेचारे वैसे ही डर के सहम जाते हैं, क्योंकि उनका पहला दिन होता है बच्चों का स्कूल में, तो बहुत अच्छे से समझाना होता है। तो ये सब चीज़ें इन जगहों पे इस कोर्स के में सिखाई जाती हैं। और ये आप कई संस्थानों से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। हर जगह अलग अलग तरीके की परीक्षाएं ली जाती हैं और फीस भी अलग अलग होती है। और इसको करने के बाद आप किसी प्राइवेट निजी क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, या आप सरकारी जगहों पे भी आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए संस्थानों में भी कर सकते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो आपको व्यक्तिगत तौर पर भी घर बुलाकर भी बच्चों को इस तरीके का प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि कैसे लोग आपको ले रहे हैं, तो आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं। और प्री प्राइमरी टीचर, सेंटर कोऑर्डिनेटर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, होम ट्यूटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, जैसा आपने कहा ही अभी। और खुद अपना एक छोटा संस्थान भी आप जैसा खोल सकते हैं स्कूल के तौर पर कि हाँ, इसमें बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो हो सकता है लोग वहाँ पर एडमिशन लें और बच्चों को भेजें कि कैसे क्या सीखना है। बिल्कुल, हाँ। और इसी के साथ साथ आप नर्सरी स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में भी अपना करियर बना सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों की देखभाल के केंद्रों की खुद भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ आ ही गया है, तो आप खोल सकते हैं इस तरह से। और इस कोर्स को करने के बाद छोटे बच्चों के विकास, जैसा कहा ही हम लोगों ने, कि जागरूकता और उनकी मानसिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। और क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है ना, वो अलग अलग ढंग से सोचता है, व्यवहार करता है और बात करता है, इसलिए शिक्षक को ये दायित्व होता है कि वो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से उन बच्चों को समझा सके। वैसे ये तुमने बहुत बड़ी बात कहा है मंजरी, कि बच्चे जो होते हैं बड़े भोले होते हैं, लेकिन अगर मम्मियों से पूछो तो बताएंगी कि बच्चे बहुत शैतान होते हैं। हाँ तो जी वो तो हमें भी पता है, लेकिन वैसे वो भोले होते हैं। हाँ, वो भोले होते हैं, बस ज़रूरत, जैसे हमने कहा कि बड़ी कुशलता से उनको अपने हिसाब से उनको सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये कोर्स होता है, और इसको कोर्स करके आप एक अच्छा आपका जीविकोपार्जन का एक रास्ता खुलता है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात आती है उसके लिए बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नए माहौल में जाते हैं तो उनको पूरा तैयार। अक्सर ऐसा होता है कि जब स्कूल की बात आती है, विद्यालय की बात आती है, तो हम लोग बच्चों को, आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अक्सर हम यही कहते हैं कि कुछ शैतानी करोगे तो स्कूल भेज देंगे, ये डराए नहीं इस चीज़ से। शिक्षिका को, तुम्हारी टीचर को हम बता देंगे। तो भाई ऐसा है कि कोई भी वो सजा गृह नहीं है, कारावास नहीं है। बच्चों के मन में ऐसा खौफ न पैदा करें, डराएं नहीं उसे, बल्कि एक अच्छी बताएं कि तुम्हारा भविष्य बनेगा इससे। एक अच्छा सुंदर सा एक स्वरूप रखें विद्यालय का। हाँ, और क्योंकि उनको ये बताएं साथ में कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्यारी सी टीचर मिलेंगे, प्यारे प्यारे दोस्त मिलेंगे, उनके साथ आप खेलिएगा और वो आपको नई नई जानकारियाँ देंगे पशु पक्षी के बारे में। तो इस तरह से जिन बच्चों को अच्छा लगता है, जैसे खिलौने अच्छे लगते हैं तो वो चीज़ बता दे, कहानियाँ सुनाएंगी, तो इस तरह से बच्चों को एक अट्रैक्शन होगा कि हम स्कूल जाएंगे तो हमारी जो टीचर होगी वो हमें खिलाएगी भी, खिलौने भी देगी और कहानियां भी सुनाएंगी। तो भाई ऐसा है कि बिना कोर्स के माताएं तो टीचर होती ही हैं, पहली पाठशाला होती हैं। तो बाकी हम सदाचार की बात बच्चों में कैसे डालें, क्या डालें, ये तो हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें गीत सुनते हैं। बिल्कुल। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन।
हर कोई चाहता है कि राजा बेटा बने हमारा बच्चा, लेकिन पढ़ेगा लिखेगा तभी तो बनेगा राजा बेटा, है ना? नहीं, खेल कूद के भी बनते हैं आजकल तो भाई। हाँ, ये बात सही है मनिका आपने। बत्रा की बात है, ठीक है, उन्होंने जी। पढ़ाई भी की है, लेकिन खेलना भी खेल-कूद कर जरूरी है। बन सकते हैं। लेकिन खेल कूद हो या काम हो, तो खेल कूद करके काम किया जाए तो उसका मजा भी और आ जाता बिल्कुल, है ना? मजा आता यानी है। हंसते खेलते हम अगर काम करें तो दोहरा काम एक साथ हो जाता है, यानी कि मजा का मजा, पुष्टई की पुष्टई हो जाती है ना? और फन और फिटनेस सुनने में लगता है कि इसमें होगा क्या, लेकिन फन और फिटनेस की जुगलबंदी से हमें बोरियत बिल्कुल नहीं होती है। अक्सर क्या होता है कि एक ही समय पर हम कसरत करते करते, व्यायाम करते करते हमें बोरियत होने लगती है, और घर पर अकेले रहना पड़े तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है और करना पड़े, मतलब बिल्कुल। व्यायाम आपको एक्सरसाइज करनी घर सही पर, बात तो है, अकेले करना हो तो मन अकेले नहीं करना तो लगता है किसी अरे आप, कौन करे। संस्थान में जा रहे जी। हो, 4 लोग साथ में करते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जैसे हमें अकेले करना है तो वाकई बहुत बिल्कुल हिम्मत जुटानी आलस आने पड़ती लगता है। जी। और जब जिम जाना हो वगैरह वगैरह तो वहाँ तो बड़ा अच्छा लगेगा सबके साथ में, जैसा आपने कहा ही है। लेकिन अब क्या है कि अब अपने आप को पतला भी रखना है, स्लिम भी दिखना चाहिए, तो इस आलस के पन को हटाना भी है और सोचना है कि कैसे हटाएं, क्योंकि हम अगर अपना जो इरादा है उसको अडिग नहीं रखेंगे कसरत करने के लिए तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जी। तो घर में हम अगर अकेले हैं तो हमें कैसे अपने आप को उत्साह में भरकर रखना है, कैसे बताओ? कैसे, तो उसके लिए क्या करना है कि एक तो समय समय पर जो आपने टाइम डिसाइड किया है कि आप अर्ली सब सुबह जल्दी उठ जाएंगी, तो उस समय आप एकदम अपने बेड को छोड़ ही दीजिए, मन जी। से उठे कि अरे अब उठना है, निकल भागो बेड से। ओहो, सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना। लेकिन जी। हाँ, अगर आपने शुरुआत कर ली है तो सबसे पहली बात जैसा तुम कह रही हो कि हाँ मंजरी की उठना चाहिए, तो सबसे पहले बिस्तर छोड़ दें, और इसके साथ साथ अपने आप को अनुशासित करके ही हम कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दिन देर से सोएंगी तो फिर आपके पास बहाना होगा कि हम देर से इसलिए उठ रहे हैं। तो समय से सोकर समय से उठ जाएं, और फिर अपने आप को सुबह उठते ही सबसे पहले संकल्प ले लें कि हमको स्वस्थ रहना ही है। और जैसे कि कुछ कपड़े अगर आप अलमारी खोलती होंगी तो जरूर दिखते होंगे कि हाय थोड़े से हम 2-4 इंच दुबले होते, तो ये वाला पुराना वाला अपना प्यारा सा कपड़ा पहन लेते। तो वो सब अगर दिन लौटाना है तो एक बार थोड़ा सा आपको फिर से करना होगा। लेकिन हाँ, काम करते करते आप कैसे व्यायाम कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा गौर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा आपने कहा है कि वार्डरोब में आप कपड़े टंगे रखे रहते हैं, तो आजकल तो यही होता है कि वो कपड़े जब हम पहनने की कोशिश करते हैं तो वो आ ही नहीं रहे कपड़े, ये भी समस्या हो जाती है। तो फैशन के अनुरूप अगर आपको ढालना है, फन फिटनेस अपनी बनानी है, तो आपको दोनों तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कैसे आपको व्यायाम शुरू करना है। और इसके लिए आप घर पे ही जो है, आप आजकल तो इतने सारे चीज़ें आ गई, आप टीवी देख के भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी योगा वगैरह बताया जाता है, या जो आपको आता है वो ही घर से शुरू करें। अगर आपके पास रस्सी है और आपको कोई समस्या नहीं है शारीरिक किसी तरह का दर्द नहीं है घुटने वगैरह में, तो आप रस्सी कूद सकती हैं, नहीं तो आप डांस कर सकती हैं, ये सबसे अच्छा है। नृत्य सबसे अच्छा व्यायाम सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर आपको नृत्य आता है तो जाहिर है कि आपकी कला का निखार भी हो रहा है और वहीं आपका व्यायाम भी हो जा रहा है, तो ये हो गई फिटनेस फन के साथ। और अगर व्यायाम करते हैं तो उस समय भी आप हल्की सी म्यूजिक बजा सकते हैं, या आप एरोबिक करने जा रही हैं तो उसके लिए तो फिर आप तेज गाने वाले धुन के गाने बजाइए, और 4-5 गानों पे आप में फन और व्यायाम एक साथ है। लेकिन हाँ, योग आदि अगर आप कर रहे हैं तो हल्का हल्का संगीत आप चला सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तैराकी के लिए जाते हैं लेकिन आजकल तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ आप साइकिल चला सकते हैं। इसमें आपका एक तरीके से मनोरंजन भी होता है। आप जब बाहर निकलते हैं, ये आपको देखना होगा कि कहाँ पर आप रह रहे हैं और कर सकते हैं या नहीं। फन और फिटनेस की अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ जो सुबह टहलना है वो भी इसमें आ जाता है, क्योंकि आप जब पंछियों को, पौधों आदि को देखते हैं तो आपका मन लगा रहता है ना। और एक जगह खड़े होकर, आपके पास जगह है, बाहर नहीं जा रहे हैं, बारिश हो रही, नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने कमरे में ही आप जॉगिंग से शुरू कर दीजिए, स्टेप कुछ दौड़िए घड़ी देख करके, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और हम सीख सकते हैं, जो हमारे पशु पक्षी होते हैं ना, उनको देखिए तो वो 1 डाल पे 2 डाल पे कूदे जा रहे हैं। हाँ। तो अगर हम इस तरह से इधर उधर कूद कर भी एक स्टेप सीढ़ी का अपना, उस पर भी हम एक सीढ़ी के स्टेप पे भी हम जंप लगा के करते हैं, तो भी हमारे लिए एक एक्सरसाइज होगी। हम घर में ही ढूंढ सकते हैं। जैसे आप किचन में खाना बना रही हैं, तो आप कुछ फ्राई कर रही हैं, आप धीमी आंच कर रखी, तो उसी समय आप अपनी थोड़ी सी कमर पे हाथ रख के इधर उधर घुमा लीजिए, और या आप स्ट्रेच कर लीजिए अपने हाथों को ऊपर करके, तो काम करते करते भी आप ये सब कर सकती हैं। ऐसे ही जैसे कि अगर आप जैसे सुबह सबसे पहले अगर हम चाय ही अगर जैसे चढ़ाते हैं तो उबलती रहती है, जिस समय
ना शुरू भी नहीं करता है। पानी आपने डाला, दूध डाल के और आप खड़े हैं, प्रतीक्षा में हैं, तो आप जैसे तुमने कहा कि स्ट्रेच आदि कर सकते हैं या कुछ और सांसों की गतियां जो है व्यायाम वो कर सकते हैं और थोड़ा सा कमर आदि को घुमा सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, कुछ भी आसन इस तरीके के हम कर सकते हैं जो उतनी देर में हो जाए। और इसके साथ साथ जब आप बैठते हैं, टेलीविजन देख रहे होते हैं, तब आप हाथों की बहुत सारी मुद्राओं के जो व्यायाम है वो कर सकते हैं, उंगलियों को दबाना है या और भी जो भी व्यायाम है वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और टीवी तो बहुत ज़्यादा देर तक लोग देखते ही हैं, तो उस समय सबसे अच्छा आपने कहा उस समय प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल बैठने की जरूरत है, आप खड़े होकर जैसे कि तुमने जैसे कहा ना, पंछियों से सीखें कि इधर से उधर कूदे, इसके साथ साथ एक जगह खड़े होकर कदम ताल जो हम लोग बचपन में करते थे वो भी कर सकते हैं। और उसको जब हाथों के साथ आगे पीछे करके हम जैसे कि लेफ्ट राइट मार्च पास्ट करते थे, वो एक जगह खड़े होकर जब करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी हमारी कैलोरी नष्ट होती है, यानी अच्छा खासा व्यायाम होता है और बहुत जल्दी हमारा पूरा शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। बिल्कुल। और बच्चे तो रेणु जी खेलते ही खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो आप भी एक उसका कभी कभी बॉल ले लीजिए और आप अगर एक जगह ही उसको टैप करेंगी तो उससे भी आपके थोड़ी देर में देखेंगे कि आधे घंटे भी आपने उसके साथ खेल लिया तो आपके अंदर पसीना आ जाएगा। बास्केटबॉल में जैसे ड्रिबलिंग करते हैं उस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आपके अच्छी खासी शरीर का व्यायाम हो जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक बात और है कि घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसके साथ साथ आप भी दौड़ें। बिल्कुल। ऐसा ना करें कि आप बैठी रहें। उसके साथ आप पकड़न पकड़ाई है, छुपन छुपाई है, ये सब जो खेल हैं वो खेल सकते हैं, तो इससे आपका व्यायाम भी होगा और बच्चे को भी मजा आएगा कि हमारे माँ या पिताजी हमारे साथ खेल रहे हैं और हमारे साथ बच्चे बनकर खेल रहे हैं, तो उसको भी बहुत मजा आएगा, दुगना मजा आएगा। बिल्कुल। तो ये और फन और फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो भी काम है आपका, कोशिश करें कि जैसे दरवाजा आदि खोलना है तो उसको ऐसे खुला ना रखें कि हाँ उठना नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीजों में आपका काम भी होता रहेगा और आपका व्यायाम भी होता रहेगा। बिल्कुल। और रेणु जी, जब आपको व्यायाम करना है सुबह तो रात में थोड़ी तैयारी कर लें। तो उसके लिए जैसे कि आप जो ट्रैक सूट पहनना चाहते हैं, टी शर्ट पहनना चाहते नहीं पहन के नहीं सो जाए, उसको आप निकाल के ऐसी जगह रखें कि आपको सुबह सोचना नहीं पड़े कि हमें क्या पहनना है। आप सीधे उठिए, बस वो पहनिए और शुरू हो जाइए। सच में अगर तैयारी नहीं होगी तो अब ये लगेगा कि इसको ढूंढना पड़ेगा और वो सबसे बड़ा आलस आता है। आलस कहाँ, वो तो सबसे अच्छा बहाना है कि अब आज नहीं कल से शुरू करेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें हैं ऐसे ही। लेकिन फिर व्यायाम की जहां तक बात आती है, फिटनेस का ख्याल रखें कि आप खूब मनोरंजन के साथ करेंगे व्यायाम तो आपका ये लगातार ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि ये मुश्किल काम है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि जो भी ध्यान देने वाली बातें हैं, आपको कोई ख़ास बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उस समय आप ये सब न करें। और साथ में डाइट पर भी कंट्रोल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और डाइट पे ध्यान रखना है तो फल हरी सब्जियां वगैरह खानी है, ऑयली फूड कम खाने हैं आपको और चाय में चीनी वगैरह थोड़ी कम पिए तो आप जल्दी आपका वेट जो है वो कम होगा और हम कम होगा। और बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ वैसे भी आजकल जो चौमासे की बात है, हमारे बहुत सारे साथी अलग अलग तरह से लिखकर भेज रहे हैं कि हम लोग उपवास रखते हैं। इस चौमासे में हमारी जठराग्नि जो होती है यानी पाचन शक्ति वो कमजोर हो जाती है, तो हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए इस खास मौसम में, तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो हम साथी इस बात का ख्याल रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां। सबसे पहले सुनो मियाँ,
करके वर्जिश बनो जवां, चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम, ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए, सीखो कर तब नए नए फैशन के ढब नए नए, ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किबला मारो मंतर टेढ़ी बनकर निकलो वक्त शाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जाम बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो, ओ बड़े मियां दीवाने, ऐसे न बनो हसीना क्या चाहे, यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। इस तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा 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 आम। मजेदार गाना, बिल्कुल फन और फिटनेस से भरा हुआ ये गाना था, है फिल्म
फिल्म थी शागिर्द। शागिर्द का ये गाना जी। तो भाई किस तरह से शागिर्द को किस तरह से फिटनेस सिखाई जाती है, ये तो आपको याद आ गई होगी ये फिल्म, है ना? और रेनू जी, हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत सारे कमेंट लिख के भेज रहे हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि बच्चों में सदाचार, अर्थात हम बच्चों में बचपन से ही किस प्रकार के गुणों का बीज बोएं ताकि जब वो बीज वृक्ष बन जाए तो एक ऐसा फलदार वृक्ष बन जाए जो सबको तृप्त कर सके और अपनी मिठास दे सके, अपनी सुगंध दे सके। ऐसे गुणी इंसान ही नेक इंसान बनते हैं जो समाज को राह दिखा सकते हैं। अगर बचपन में ही माता पिता अपने बच्चों पर सदाचार का ध्यान रखते हुए उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें, निश्चित ही ये परिवार, समाज, देश के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने में सहायक होता है। जो अपने परिवार का नाम ऊंचा करता है और समाज में भी उस व्यक्ति का गुणगान होता है और यही व्यक्ति देश के लिए कर्णधार भी बनता है। इन्होंने इतनी अच्छी सी बात लिखकर भेजी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आप लिखते हैं हमारे एक साथी कि सत आचार का मतलब है सदाचार, मतलब यानी इन्होंने संधि विच्छेद करके बताया है। अच्छे आचार, आचार व्यवहार यानी कि अच्छा आचरण। घर हमारी पहली पाठशाला है। हम अपने बड़ों, माता पिता, भाई बहन से पहले कुछ सीखते हैं और फिर उसके बाद रिश्तेदारों, पड़ोसियों, आसपास के वातावरण, विद्यालय, इन सब स्थानों से सीखते हैं। हमारे आचार, विचार, व्यवहार, आचरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है। बच्चों को सिखाने से उतना नहीं होता जितना कि आप स्वयं उसको एक आदर्श प्रस्तुत करें या जो भी आप चाहते हैं वैसा आपको प्रस्तुत करना होगा। बिल्कुल। ये जैसे बच्चे जो हैं, हम कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कोरी मिट्टी के समान होते हैं और जैसा हम उनके सामने अपना व्यवहार करते हैं तो वो वैसे ही उसको सीखते भी हैं। और इनको बड़े ही प्यार से और जो ममता से, स्नेह से जब इनसे हम बात करते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी समझ में आती है। अगर आप बच्चे को डांट देंगे तो बच्चा नहीं समझता है, देर से समझता है। और बच्चों के साथ हमेशा दोस्तीपूर्ण जो है वो व्यवहार रखना चाहिए जिससे वो अपने मन की बात, अपने दिल की बात आपसे कह सके। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो तो पहले हमें उनके वर्तमान को के समय को अच्छा बनाना होगा। नहीं, आज के दिन से ही हम अगर बच्चे को कल उसका अच्छा देखना चाहते हैं तो आज ही हम उसकी नींव अच्छी मजबूत करें अच्छे व्यवहार के द्वारा और हमारे व्यवहार से, क्योंकि वो सीखता है। तो ये जब हम करते हैं तो हम इस तरह के प्रयास करें कि बच्चा अच्छा व्यवहार करे। बिल्कुल। और ये तो हो गई सामान्य स्थिति की बात, लेकिन मंजरी ऐसा है कि वैसे तो हम सारी सुख सुविधाएं बच्चों को देते हैं, कोशिश भी करते हैं हर माता पिता, लेकिन फिर भी अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए या कुछ कमी रह जाए तो बच्चों को उस समय के लिए भी बहुत समझाना चाहिए या तैयार करना चाहिए कि इस स्थिति में हमें क्या करना है, कैसे हमें धैर्य से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है, शांत रहना है, एकदम से किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है, गुस्सा नहीं करना है और शांत रह के उन्हें बताना होगा कि जब शांत रहते हैं तो हम कैसे अच्छा और सही निर्णय ले पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का उनको विश्लेषण करके बताना होगा। और इसके साथ साथ अच्छे भाव जो हैं, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये तो हो गई व्यक्तिगत तौर पर कि अगर हम धैर्य रखेंगे तो हमारा निर्णय अच्छा होगा, हमारा भविष्य मुस्तकबिल होगा, तो शांत रहेंगे तो हमें ही फायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ दया भाव जैसे हैं वो समाज में रहने के लिए, आसपास के लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो सब भी कहीं ना कहीं उनके में इसका भी बीज डालना होगा। बिल्कुल। और बच्चे जब आपके समझने लगते हैं आपकी बात तो उन्हें सभी बातें, अच्छी बुरी, गलत क्या है, सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब आप बातों बातों में उनको सिखाएं। और इसके लिए कभी कभी आप कहानियाँ भी ऐसी सुना सकते हैं बच्चों को कि बच्चे उससे समझ सकते हैं कि हाँ उस कहानी में ऐसा था, यानी हम ऐसा नहीं करें। तो जब अरे कहानियां तो कभी कभी नहीं, हमेशा कहानियां हमेशा सिखाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही रोचक होती हैं और बच्चे उसमें अपने आप को जोड़ लेते हैं और वो उन्हें जिंदगी भर सबक के तौर पर याद भी बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर बच्चे पढ़ने लायक आपके हो गए हैं तो आप उनके लिए कहानियों की किताबें भी खरीद के लाएं और बच्चों का उसमें रुचि होगी, बढ़ेगा, वो बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम उनको अच्छी बातें बता सकते हैं। और जो हमारे डेली के काम होते हैं, दैनिक कार्य होते हैं, उनमें अनुशासन
अनुशासन में बच्चों को कैसे रखना ये भी बताना है, और उनके अंदर ईमानदारी का भी हमें बीज बोना है। और इस बात को याद रखना है कि जो हमने अनुशासन नियम बनाए हैं कि सुबह जल्दी उठना है, रात में आपको जल्दी सोना है, और पढ़ना लिखना, ये खाना, ये सारे एक समय पर किए जाएंगे। तो जब हम करेंगे, नियम बनाएंगे और हम उसको अनुसरण करेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही जो बात है कि हमने जैसा कहा, तुम कह रही हो कि हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे, तो इसी में सब चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे बड़ों के सम्मान की बात हो, गलती करने पर माफ़ी मांगने की बात हो, या किसी ने कुछ किया है तो आप उसका एहसान मानें, उसे धन्यवाद दें, उसका शुक्रिया अदा करें। वैसे ही दोस्तों में आपस में छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको भूल कर अपने प्यार से फिर से उसी संबंध को बनाए रखें, आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि एक छोटी सी बात पर संबंध को तोड़ दें। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, इस बात को बच्चों को सिखाना होगा, और ऐसी भावना विकसित करें कि जैसे किसी और का मजाक न बनाएं और सबको अपने समान समझें, या यूं कहें सीधी सी एक बात कि जो खुद को पसंद है वही व्यवहार दूसरे के साथ करें। और बच्चों को ये भी सिखाएं कि जैसे कोई अतिथि आता है तो उनके साथ आपको कैसे मिलना है, जुलना है, नमस्कार करना है, पैर छूना है, बड़ों को आदर देना, ये सारी बातें बताएं। और बच्चों को साथ में मदद करना भी सिखाएं कि अगर सपोज किसी का सामान गिर गया है तो उसे उठा कर दें, कोई फिसल गया है तो कैसे मदद करें किसी को। अगर बच्चे तो भाई इतना नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हाँ वो किसी को बुलाकर उनको सहारा दे सकते हैं। तो अगर आपका और भी बच्चा समझदार है तो आप एक डायरी बनाएं और उसमें कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर वगैरह भी लिख कर रखें, और बच्चे को बता के रखें कि अगर कुछ अचानक आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई नहीं है घर में, तो आप इस डायरी से इसका नंबर मिलाकर आप बुला सकते हैं। तो ये सब बच्चों, ये बातें सारी चीजें यानी आपातकाल के लिए भी बच्चों को तैयार रखें। इसके साथ साथ ये खर्चे आदि जो होते हैं, वैसे तो आजकल एकाकी परिवार है, बच्चे देखते हैं कि किस तरह से कितना खर्च है, कितनी आमदनी है। पहले जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे तो बच्चों को नहीं पता चलता था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताएं कि बचत कैसे की जाती है और कैसे बचत करके आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो जैसे हमने पहले भी कहा कि लोगों को मदद करें, तो इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं। इसी के साथ साथ पंछियों, पशुओं से प्यार करना सिखाना, पौधों से प्यार करना सिखाना, प्रकृति के साथ अधिक से अधिक रहना, ये सारी चीज़ें भी सिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति जो है, जैसे अभी आज के भविष्य की और आज की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भविष्य हमारा अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक गीत अगर सुनवा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा ना मंजरी। इसके बाद अभी फिर हम बात करेंगे इसी विषय पर। जी। मन के सच्चे बच्चे, मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे, झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को
बच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात